बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हमारे आज के लेक्चर का टाइटल है पोलर कोऑर्डिनेट्स। आप जानते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम किस प्लेन के अंदर किसी भी पॉइंट की लोकेशन ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है, और जो सिस्टम आप पहले पढ़ चुके हैं जिसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, उसके ज़रिए भी आप पॉइंट को लोकेट करते हैं। और प्लेन के अंदर पॉइंट को लोकेट करने के लिए आपको दो नंबर्स की ज़रूरत होती है और वो एक तरतीब से लिखे होते हैं, इस वजह से हम उन्हें ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। तो कार्टेशियन सिस्टम में आपके पास एक्स और वाई, जिसे आप एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं, ये दो नंबर्स हैं और पेयर्स की शक्ल, ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में होते हैं, और ये किसी भी पॉइंट की पोजीशन या लोकेशन बताते हैं, ये पॉइंट कौन सा उसको आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे आप जानते हैं एक्स कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस होता है, तो यानी वो वाई एक्सिस से कितना दूर है, और वाई कोऑर्डिनेट उसका डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस होता है, यानी वो उस पॉइंट का फासला एक्स एक्सिस से कितना है वो बताता है। तो हमारे पास कार्टेशियन सिस्टम बहुत मुफीद सिस्टम है, लेकिन बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हैं कि जहाँ पर हमें कुछ और सिस्टम्स जो हैं वो उनकी ज़रूरत होती है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से पॉइंट्स को ज़ाहिर कर सकते हैं। तो आज हम उसी तरह के एक सिस्टम पढ़ते हैं जिसको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जाता है, और कई जगहों पर इस सिस्टम का फ़ायदा ज़्यादा होगा। जिस तरह से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दो परपेंडिकुलर लाइन से बनता है, हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते थे, उसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। राइट साइड पर हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन लेते हैं, लेफ्ट साइड पर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों लाइनों का हम उसे ओरिजिन कहते हैं। इस तरह वाई एक्सिस जो है वो वर्टिकल लाइन है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे की तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस। तो बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो वाई एक्सिस की भी ज़ीरो होता है और एक्स एक्सिस की भी ज़ीरो होता है। तो इस तरह से हम दो परपेंडिकुलर लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस के ज़रिए से कार्टेशियन सिस्टम बनाते थे, और पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, उससे हम उसके कोऑर्डिनेट्स बनाते थे। अब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ये बनता है एक पॉइंट और आधी लाइन से। आप एक पॉइंट लेते हैं, उसको फिक्स कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर है, इसको आप ये कह लें, ये जिसे आप ओ कह रहे हैं, ये हमने एक पॉइंट चूज़ कर लिया और इसको हमने नाम दे दिया, ये वाला नाम, इस पॉइंट को पोल कहते हैं, ठीक है, और यही हमारा ओरिजिन है। कार्टेशियन में ये ओरिजिन बनता है, यहाँ हम इसे पोल कहते हैं। उसके बाद हम इस पॉइंट से सिर्फ एक रुख पर, यानी आधी लाइन, उस ये पॉइंट उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और राइट साइड पर हम ये आधी लाइन खींचें जिसको रे कहा जाता है, ये हमने एक लाइन आधी लाइन खींची है। इस लाइन, आधी लाइन को हम पोलर एक्सिस कहते हैं, इस लाइन को पोलर एक्सिस कहते हैं, और इस पॉइंट को पोल कहा जाता है। अब मैं कोई पॉइंट, मसलन ये मैंने पी लिया है, ये एनी पॉइंट इन द प्लेन है। अब मैं इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे, इसकी लोकेशन कैसे बताऊंगा? तो इसकी लोकेशन बनाने के लिए दो नंबर चाहिए, जैसे हमने पहले कहा प्लेन के अंदर किसी भी पॉइंट को ज़ाहिर करने के लिए एक ऑर्डर्ड पेयर चाहिए। तो यहाँ हम ये करते हैं इसको लोकेट करने के लिए कि इस पॉइंट का इस पोल से जो फासला है, ये फासला, ये इसका पहला कोऑर्डिनेट हम बनाते हैं, इसको आर से ज़ाहिर करते हैं। पोल से इस पॉइंट का जो सीधा फासला है, ये इसका पहला कोऑर्डिनेट आर कहलाता है, और ये जो ओ से लेकर पी तक लाइन सेगमेंट बनता है, ये इस पोलर एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, ये वाला एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, ये हम इसका दूसरा कोऑर्डिनेट लेते हैं। तो इस तरह से इस पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट, एक ये आर यानी डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, और एक थीटा जो कि ओपी जो है पोलर एक्सिस के साथ एंगल बनाती वो, ये पेयर मिलके इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट बनाता है। तो इस तरह का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें आप किसी भी पॉइंट पी की लोकेशन बनाने के लिए, बताने के लिए क्या चेक करो, उसका पोल से फासला ज़ाहिर करो, फासले को एक कोऑर्डिनेट बनाओ, और पोल और उस पॉइंट को जॉइन करने वाली लाइन पोलर एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है, उस एंगल का आप दूसरा कोऑर्डिनेट बना लो। तो ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता है इसको हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। अब यहाँ पर एक इशू ये है कि जैसे हमारे पास कार्टेशियन सिस्टम में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन थी और नेगेटिव एक्स भी थी, और पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस भी था, तो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शंस का फैसला कैसे होगा?
तो उसके लिए ये है कि जैसे अभी बताया, अगर आप एंगल काउंटर क्लॉकवाइज लेते हो तो आपका एंगल पॉजिटिव होगा, अगर आप एंगल क्लॉकवाइज लेते इस रुख पे मेजर करते हो तो ये एंगल आपका नेगेटिव होगा। तो ये तो बात होगी एंगल की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ या पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शंस। उसके बाद मसला है आर का, कि आर नेगेटिव का क्या मतलब है। तो आर नेगेटिव का मतलब ये है कि आपका पॉइंट, अच्छा एक बात आप जानते हैं, अगर आप इसके साथ कार्टेशियन सिस्टम को भी विजुअलाइज करें तो ये ओरिजिन बनेगा, यूँ एक्स एक्सिस बनेगा, यहाँ पर यूँ वाई एक्सिस बनेगा। यानी आपके पास अगर मैं इसी के ऊपर कार्टेशियन सिस्टम भी बना दूँ मेरे पास ये बनेगा ना। तो इस तरह से आप जानते हैं कि अगर आपका पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहे यहाँ तक इस हिस्से के अंदर, तो आपका जो थीटा ये 0 से π/2 तक वेरी करे। जितने भी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं उनका दूसरा क्वाड्रेंट थीटा 0 और π/2 के दरमियान रहेगा। इस तरह से जो पॉइंट आपके सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे उनका एंगल π/2 से π के दरमियान रहेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट्स आते हैं उनका एंगल π से 3π/2, और फोर्थ में जो आएंगे वो 3π/2 से 2π तक। इस तरह से एक साइकिल पूरा हो जाता है, और एक साइकिल के बाद अगर आप फिर दोबारा रिपीट करते हैं यहाँ आते हैं तो फिर 2π के ऊपर ऐड होना शुरू हो जाएगा एंगल। आप याद रखें कि ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल है, ज्योमेट्री का जो एंगल होता है वो 0 से 2π के दरमियान ही रहता है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में आप एंगल के चक्कर काटते रहे तो एंगल आपका ऐड होता रहता है। एक चक्कर बाद 2π, दूसरे चक्कर के बाद 4π, तीसरे चक्कर के बाद 6π, यूँ आप जितने भी चक्कर काटते रहे एंगल बढ़ता रहेगा, और आप पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ एंगल को बढ़ा सकते हैं। और अगर आप क्लॉकवाइज चक्कर काटेंगे तो -2π, -4π, -6π, इस तरह से आप नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ चक्कर काटते चले जाएँ तो एंगल नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह से आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का जो एंगल थीटा है ये -∞ और इन्फिनिटी के दरमियान लाई करता है। अच्छा, अब ये बात आपके पास आ गई कि एंगल आपका जो है वो मतलब एंगल को आप देख के लोकेट कर सकते हैं ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है। अच्छा, अब असल में ये तमहीद मैंने बांधी आपको नेगेटिव आर बताने के लिए। अब फ़र्ज़ करें मेरे पास ये एक पॉइंट है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, यानी इसका एंगल थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2 के दरमियान में है, और ये पॉइंट है। अब अगर मैं इसका आर नेगेटिव करता हूँ तो कौन सा पॉइंट बनेगा। तो अगर मैं इसका आर माइनस करूँ तो जिस क्वाड्रेंट में ये पॉइंट है उसके अपोजिट क्वाड्रेंट में अगर मैं उतने ही फासले पर पीछे चला जाऊँ, जितना फासला ये था ओ से इस पॉइंट तक, इतने फासला में दूसरी तरफ अपोजिट डायरेक्शन में चला जाऊँ तो ये जो पॉइंट बनेगा इसको -r थीटा कहेंगे। अब देखिए इसमें फ़र्क क्या है, आप इसमें एंगल थीटा कह रहे हैं, हालांकि इसका जो एक्चुअल एंगल है इस लाइन का अगर आप देखें वो तो ये वाला बन रहा है, थीटा प्लस पाई इधर से बन रहा है, या फिर आप इधर से लेंगे ये एंगल आपका पाई माइनस थीटा बनेगा। तो इसका ये जो -r थीटा वाला है इसका एक्चुअल एंगल थीटा नहीं है, इसका एक्चुअल एंगल जो है ये -r नेगेटिव आर की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में आया है। एक तरह से ये r थीटा की जो है ना उसमें इमेज है ओरिजिन के अंदर, यानी r थीटा की इमेज ऑन द अदर साइड ऑफ द ओरिजिन है। तो इस तरह से आपके पास आप r को नेगेटिव बना सकते हैं। लेकिन ये है कि ये जो पॉइंट -r थीटा है इसकी रिप्रेजेंटेशन देखें तो रिप्रेजेंटेशन की बात भी आप कर सकते हैं, इसको आप -r थीटा भी कह सकते हैं, और इसका एंगल अगर आप इधर से लेंगे तो ये आपके पास ज़ाहिर है आप देखें यहाँ तक थीटा था और ये चूँकि पूरी लाइन बनती है तो ये एंगल पाई बन गया। तो इस तरह से ये जो टोटल एंगल है ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक ये थीटा प्लस पाई हो जाता है। और इस तरह से अगर आप इसको इस तरफ से जाते हैं यानी क्लॉकवाइज तो आपके पास आप देखें मसलन ये मेरे पास अगर मैं ये एक लाइन खींच लूँ इस तरफ ना, जस्ट आपको एंगल बताने के लिए मैंने ये काम किया है। तो अगर आप देखें अगर ये एंगल थीटा का है तो आपके पास ये वाला एंगल भी थीटा का होगा। अच्छा, जब ये थीटा है तो जो ये वाला एंगल आपके पास ये टोटल ये वाला पाई है तो ये वाला एंगल आएगा नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि आप क्लॉकवाइज ले रहे हैं ना, नेगेटिव साइन के साथ पाई माइनस थीटा। इस तरह से या इसको आप कह सकते हैं थीटा माइनस पाए। तो यूँ आप देखें कि आपके पास जो ये वाला पॉइंट है इसके 3 रिप्रेजेंटेशंस हैं, एक -r थीटा, एक ये कि आप इसका और पोल से फासला ले यहाँ तक r आ गया,
और एंगल आप इसका ये काउंटर क्लॉकवाइज थीटा प्लस पाई यूज़ करें तो इसकी पोजीशन फिर बन जाती है आर, इसका रेडियल कोऑर्डिनेट, और इसका एंगल जो वो थीटा प्लस पाई हो जाएगा। और इसी तरह से इसकी तीसरी रिप्रेजेंटेशन ये बनती है कि आप इसका आर यही लें यहाँ तक और एंगल आप ये वाला लें, तो ये फिर आर और थीटा माइनस पाई हो जाएगा। इस तरह से इस पॉइंट की 3 रिप्रेजेंटेशन है। अब हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स लेते हैं, उनको पोलर सिस्टम में, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लोकेट करते हैं। मसलन 1 और 5 पाई/4 है, तो ये कहाँ पे आना चाहिए? देखिए 1 बताता है कि इस पॉइंट का पोल से फासला 1 का है, और 5 पाई/4 बताता है कि पोलर एक्सिस के साथ इसका एंगल 5 पाई/4 आप जानते हैं 45 डिग्री होता है। 45 डिग्री को अगर 5 से ज़रब दें तो ये 90, 180 और ये 225 डिग्री बन जाता है। 225 डिग्री आप जानते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। इस तरह से आपके पास यानी पोल से जो फासला है 1 यूनिट, कोई भी आपको स्केल बनाना पड़ेगा, वो स्केल बना के तो यहाँ पॉइंट से यहाँ तक 1 का डिस्टेंस ले लें और स्केल के हिसाब से, और ये जो लाइन आपने खींचनी है इस यहाँ तक, इस पॉइंट P तक, उसमें जो OP है इसका एंगल जो एक्स इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वो 5 पाई/4 होना चाहिए। तो इस तरह से ये वाला पॉइंट लोकेट हो जाता है। अब आप दूसरा देखें 2 और 3 पाई, इसमें 2 उसका डिस्टेंस है फ्रॉम पोल, तो अगर ये हमारा पोल हो, यहाँ तक फासला 1 यूनिट, यहाँ तक फासला 2 यूनिट है, तो आपके पास इस पोल से यहाँ तक का अच्छा ये फासला तो 2 हो गया। अच्छा, और आप इसका एंगल देखें, एंगल 3 पाई। 3 पाई का मतलब ये है कि आप यहाँ से चले यहाँ तक 1 पाई, ये फिर आगे यहाँ तक एक चक्कर पूरा 2 पाई, और फिर आधा चक्कर आपने काटा तो ये 3 पाई। तो इस तरह से आपने अगर 3 पाई एंगल के साथ पॉइंट को लोकेट करना है, वो पॉइंट पोल पर पोलर एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन पर आएगा, बिल्कुल इसके सामने, और उसका जो डिस्टेंस है पोल से वो 2 आएगा। तो ये 2, 3 पाई इसकी लोकेशन है, ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप ये वाला लेते हैं, इसका भी पोल से फासला 2 यूनिट्स का है, और इसका एंगल नेगेटिव -2 पाई/3 है। इसका मतलब है कि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 पाई/3 के एंगल पर जाएंगे। पाई/3 60 डिग्री होता है, और 2 पाई/3 मतलब 120 डिग्री। 120 डिग्री नेगेटिव क्लॉकवाइज, तो आप जो है ना -90 तक आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हैं, -90 के बाद आप थर्ड में चले जाते हैं, सॉरी -90 तक फोर्थ में, फिर आप थर्ड में चले जाते हैं। ये थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट चला गया, जिसका पोलर एक्सिस के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल है वो -2 पाई/3 है, और उसका ओरिजिन से जो फासला है ये वाला, ये 2 यूनिट्स का है। इसी तरह से आप तीसरा पॉइंट ले लें, -3 और 3 पाई/4। अब ये देखिए इसका आर नेगेटिव है, तो आर नेगेटिव वाले पॉइंट को लोकेट करने का आसान तरीका ये कि पहले आप आर पॉजिटिव वाला पॉइंट लोकेट करें, फिर उसका अपोजिट पॉइंट लेंगे तो उसमें आर नेगेटिव हो जाएगा। तो हम पहले 3 और 3 पाई/4 लोकेट करते हैं, तो ये आपके पास 3 पाई/4 एंगल ये वाला बना, पाई/4 45 होता है, तो ये आपके पास 135 ये बन गया। और अब आप यहाँ से अगर आप इधर जाएंगे तो ये 3 यूनिट्स इधर आएगा, तो आप इधर के बजाय इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो उसमें आर नेगेटिव हो जाएगा। यानी दूसरे लफ्ज़ में पहले जो एंगल दिया हुआ है 3 पाई/4 वो एंगल शो कर लें, फिर उस एंगल के साथ इस तरफ पॉइंट लोकेट करने के बजाय अपोजिट डायरेक्शन में लोकेट करेंगे तो उसका आर नेगेटिव हो जाएगा। देखिए एंगल 3 पाई/4 ही रहेगा, लेकिन आपका आर नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन पॉइंट्स को पोलर सिस्टम में लोकेट कर सकते हैं। अब जैसे पहले एक बात हुई थी कि पोलर सिस्टम में एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यूनिक नहीं है, जैसे अभी आपके सामने मैंने एक पॉइंट के 3 पेयर्स बताए थे, पॉइंट एक ही था ये वाला, और इसको हम 3 तरह से रिप्रेजेंट कर रहे थे, -r थीटा से भी, और r थीटा प्लस पाई से भी, और r और थीटा माइनस पाई से भी। तो इस यही बात हम अब इस यहाँ पर एक और एग्जांपल में देखते हैं कि एक ही पॉइंट है तो उसकी आपके पास कई तरह की रिप्रेजेंटेशन है। मसलन देखें ये 15 पाई/4 है, आप इसको एक तरीका ये कि आप r पॉजिटिव है 1 और 5 पाई/4 का एंगल है, तो ये आपने एंगल लेके इसको लोकेट कर लिया। अब इसी पॉइंट को अगर आप ये आपने एंगल एंटी क्लॉकवाइज, अगर आप क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं ये वाला, तो ये आपके पास एंगल बनता है -3 पाई/4। तो इस तरह से आपका डिस्टेंस 1 ही रहा, लेकिन एंगल -3 पाई/4 हो गया। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि आप इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए एंगल एक चक्कर के बजाय एक और चक्कर काट लें। जैसे यहाँ पर है कि आपने यहाँ से चले यहाँ तक तो आया 5 पाई/4, लेकिन जब आप एक चक्कर और काटेंगे यहाँ से यहाँ तक तो वो पूरा 2 पाई होता है ना, तो 5 पाई/4 में जब 2 पाई ऐड करेंगे
तो ये 13π/4 हो जाता है। इस तरह से इस कोऑर्डिनेट्स हो गए 1 और 13π/4। अब फिर आप एक और चक्कर लगाएं 2π का, तो 13 + 8 तो ये आपका 21π/4 है। फिर और चक्कर काटे तो 29π/4। इस तरह से जितने चक्कर काटते रहे इसका एंगल बदलता रहेगा, आर वही रहेगा। इसी तरह से इन तीनों फॉर्म्स में ये था कि आपने कोऑर्डिनेट्स कैसे चेंज किए थे, आर वही रहा था, एंगल चेंज किया। एंगल कैसे, आप काउंटर क्लॉकवाइज ले लें या आप क्लॉकवाइज एंगल मेजर कर लें तो एंगल बदल जाता है, या आप एक से ज़्यादा चक्कर काट लें, यानी मिनिमम एंगल लेने के बजाय एक चक्कर काट के लें, फिर 2 चक्कर काट के लें, 3 चक्कर। ये हमने चक्कर एंटी क्लॉकवाइज काटे हैं, लेकिन आप ये चक्कर क्लॉकवाइज भी काट सकते हैं। जैसे -3π/4 था, एक चक्कर पूरा काट के दोबारा यहाँ आएंगे तो इसमें -2π ऐड करेंगे तो ये -11π/4 हो जाएगा। फिर एक और चक्कर काटेंगे -2π का, तो ये फिर -19π/4 हो जाएगा। इस तरह से आप क्लॉकवाइज भी चक्कर काटते जाएंगे तो इसका एंगल बदलता जाएगा। पॉइंट वही है, लेकिन कोऑर्डिनेट्स इसके मुख्तलिफ आते हैं। इसका मतलब है कि पोलर सिस्टम में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यूनिक नहीं होते। अच्छा, इन रिप्रेजेंटेशन में आर सेम था, थीटा चेंज हो रहा था। अब हम इसकी एक और रिप्रेजेंटेशन देते हैं जिसमें इसका आर का साइन बदल जाता है। मसलन मैंने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देने, आर उसका नेगेटिव होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसके अपोजिट पॉइंट लूँगा जिसका एंगल यही हो जो इस वाला है, और उसका आर ये -1 है तो उसका आर 1 होना चाहिए। मसलन ये मैंने एक पॉइंट अगर ये ले लूँ, यहाँ पर ये लोकेट कर लूँ जिसका आर 1 है और उसका एंगल π/4 है, तो जब मैं इसके अपोजिट जाऊँगा पोल के दूसरी साइड पर तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, आर उसका -1 हो जाएगा और एंगल उसका π/4 ही रहेगा। इस तरह से आपके पास इसी पॉइंट के ये ये इसके 3 रिप्रेजेंटेशन। इस वजह से आप देखें ना, ये एंगल है -3π/4, तो जब ये -3π/4 है तो इसके अपोजिट ये टोटल एंगल ये होना चाहिए, टोटल एंगल ये पाई होना चाहिए ना, तो -3π/4 तो ये हो गया, तो π/4 एंगल ये वाला बनेगा। मिला के मैग्नीट्यूड जो एंगल का वो पाई होना चाहिए ना, तो 3π/4 तो यहाँ आ गया, 1π/4 यहाँ आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये ऐसे पॉइंट के अपोजिट भी है जिसका एंगल π/4 हो और उसका पोल से फासला 1 हो, तो उसके जब आप इधर और पोल में रिफ्लेक्शन लेंगे तो वो यहाँ आएगा, उसके कोऑर्डिनेट्स पर ये बनेंगे -1 और π/4। तो यूँ आपके पास ये डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन आएंगी एक ही पॉइंट की। तो जनरली ये है, जैसे हमने ये चक्कर काटे थे एंटी क्लॉकवाइज, तो इनकी जो जनरल फॉर्म है एंगल वो ये वाली है, आर तो वही रहे और थीटा बेसिक एंगल के साथ आप 2nπ, n को 1 रखे तो 2π ऐड कर दें, n को 2 रखे तो 4π ऐड हो गया। जितने n डालेंगे उतने आप चक्कर काटने के बाद ये एंगल ले रहे। इसी तरह से इसकी दूसरी सूरत ये है इसी पॉइंट की कि आप इसका r नेगेटिव कर दें और इस एंगल के अंदर 1π ऐड कर दें। जैसे कि हमने पीछे देखा था कि जब आपके पास वही पॉइंट है और आप उसका r नेगेटिव करते हैं तो एक तरह से आपने उस पॉइंट का जो एंगल है वो अदर साइड वाला लेना होता है। अदर साइड वाले का मतलब ये कि उसमें पाई का एंगल ऐड कर दें पोल के दूसरी तरफ ना। मसलन पोल के इस तरफ कोई पॉइंट है, आप उसको पोल की दूसरी तरफ ले जाते तो उसके एंगल में पाई का एंगल चेंज, उसका एंगल पाई से चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये एंगल अगर थीटा है तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आएंगे थीटा +π आ जाएगा। इस तरह से अगर ये एंगल थीटा है और आप यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो पाई बनेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो ये आपके पास -π-θ हो जाएगा। बहरहाल तो ये इस तरह से आपके पास ये एंगल्स की रिप्रेजेंटेशंस हैं। ये काउंटर क्लॉकवाइज चक्कर काटने से थीटा कैसे वेरी करता है और ये रिफ्लेक्शन लेने से आर नेगेटिव बनाने से क्या फ़र्क पड़ता है। यानी इसी पॉइंट को अगर आप पोल के दूसरी तरफ ले जाएं, इसका इसी पॉइंट का आर नेगेटिव कर दें तो आपको क्या करना होगा, इसके अंदर एंगल में पाई ऐड करना हो, तो 2nπ + π, तो पाई कॉमन आ जाएगा तो ये चीज़ बन जाती। तो अब ये है कि इसके बाद हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन को लिंक करते हैं। तो ये आप जानते हैं कि अगर मेरे पास ये एक पॉइंट है तो ये मेरे पास इस ओ को मैं पोल क्या लूँ, ये पोलर एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, हाफ एक्सिस, और साथ ही अगर मैं इसको पूरे को एक्स एक्सिस कह दूँ, इसको वाई एक्सिस कह दूँ, तो ये कार्टेशियन पोलर के ऊपर फिट आ गया। अब अगर मैं ये पॉइंट लूँ,
इसका मैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लूँ तो आप जानते हैं ये इसका फासला एक्स कोऑर्डिनेट है, ये फासला वाई कोऑर्डिनेट है, इस पी की ये रिप्रेजेंटेशन है कार्टेशियन में। और अगर मैं पोलर में इसके कोऑर्डिनेट्स लूँ तो पोलर में जो इसका फासला ओरिजिन से आर है और इसका एंगल जो पोलर एक्सिस का थीटा है, तो इस तरह से इसके कोऑर्डिनेट्स ये बनते हैं। तो चूँकि पॉइंट सेम है, लोकेशन सेम है, बज़ाहिर एक्स रिप्रेजेंटेशन मुख्तलिफ है कि आप एक्स वाई से उस पॉइंट को ज़ाहिर कर रहे हैं या आर थीटा से, इस वजह से हम कहते हैं ये पॉइंट बराबर है, यानी सेम पॉइंट्स है। तो अब हम इसमें आर थीटा को एक्स वाई से कैसे लोकेट कर सकते हैं? ये राइट ट्रायंगल आप जानते हैं, ये जो इस कॉस थीटा होता है वो एक्स ओवर आर होता है ना, और साइन थीटा वाई ओवर आर। इस तरह से कॉस थीटा एक्स ओवर आर, साइन थीटा वाई ओवर आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से एक्स इज आर कॉस थीटा, वाई इज आर साइन थीटा। अब अगर आपको किसी पॉइंट के आर थीटा कोऑर्डिनेट्स दी हों, आप यहाँ डालेंगे तो आपके पास उसी पॉइंट के एक्स और वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। और अगर आप इनको स्क्वेयर्स लेके ऐड करते हैं तो आपके पास ये बन जाता है आर स्क्वेयर इज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और डिवाइड करते हैं तो टेन थीटा इज वाई और एक्स बन जाता है। तो अगर आपके पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हो यहाँ डालेंगे तो आपको आर और थीटा के कोऑर्डिनेट यहाँ से टेन इनवर्स वाई और एक्स थीटा बन जाएगा, और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आर बन जाएगा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट। इस तरह से अगर एक्स वाई नोन हो तो आप आर थीटा फाइंड कर सकते हैं इन टू इक्वेशंस के ज़रिए, और अगर आर थीटा नोन हो तो 1 के ज़रिए आप एक्स वाई फाइंड कर सकते हैं, या आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारे पास कन्वर्जन है, ये एक पॉइंट है, इसे पोलर से ये पोलर फॉर्म में पोलर कोऑर्डिनेट से हमने इसे कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है। r2 आ गया, थीटा पाई बाई 3 आ गया, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा ये डाल दिए, y इज आर साइन थीटा, तो ये आ गई। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हमेशा यूनिक होते हैं ना। अच्छा, उसके बाद अब आप कार्टेशियन को पोलर में लेके जाना है। ये एक्स वाई हो गया, x1 है, y -1 है, r में डालें तो r2 का स्क्वायर रूट आ गया, टेन थीटा लिया -1 आ गया। अब यहाँ मसला है कि टेन थीटा -1 है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो टेन है जब आप एक चक्कर काटते हैं यानी 0 से 2 पाई तक जाएंगे तो टेन 2 दफ़ा वैल्यू -1 लेता है। एक दफ़ा एक एंगल पे -1 होता है, दूसरी दफ़ा दूसरे एंगल पर किसी और एंगल पर भी जाके -1 वैल्यू लेगा। अब यहाँ मसला है कि हम यहाँ पर फिर कौन सा एंगल लें, थीटा कौन सा लें, क्योंकि यहाँ 2 ऐसे एंगल पाए जाते हैं जिन पर टेन थीटा -1 आता है। तो इसका फैसला हम इस तरह से करेंगे कि हम देखेंगे कि ये जो हमारा पॉइंट है कार्टेशियन फॉर्म में ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो फिर हम उस क्वाड्रेंट को पहचानने के बाद देखेंगे इसमें से कौन सा थीटा है जिस पर टेन की वैल्यू -1 हो और वो एंगल उसी क्वाड्रेंट में आए जिस क्वाड्रेंट में ये वाला पॉइंट आता है। तो इस तरह से हम वो थीटा लेंगे जिसके लिए ये पॉइंट हमारे इसी क्वाड्रेंट में आए जिसमें ये पॉइंट हमें बताता है, एक्स कोऑर्डिनेट्स बताते हैं। इस तरह से क्योंकि ये टेन थीटा नेगेटिव है और टेन थीटा आप जानते हैं सेकंड में भी नेगेटिव होता है और फोर्थ में भी नेगेटिव होता है। तो अब क्योंकि ये 1 -1 है तो ये आपका पॉइंट आपको बता रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव है। इट मीन्स कि हम एंगल वो लेंगे जो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता हो। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप थीटा -π/4 लेंगे तो आपका टेन थीटा -1 आता है, या फिर आप -π/4 ले या पूरा चक्कर काट के आएंगे तो 7π/4 आपको लेना पड़ेगा। तो इस तरह से आप चाहे थीटा -π/4 ले लें या थीटा 7π/4 ले लें, यानी आपका एंगल एक्चुअली ये लोकेशन होनी चाहिए। या तो आप यूँ ले लें, ये -π/4 है, या फिर आप इधर से यूँ आ जाएं, ये 7π/4 है। बहरहाल इन दोनों सूरतों में आपका एंगल ऐसा है कि पॉइंट आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है। इस वजह से हम ये वाली साइड भी ले सकते हैं, यूँ भी ले सकते हैं और हम ये भी ले सकते हैं। इस वजह से एंगल चाहे -π/4 ले लें चाहे 7π/4 ले लें। और आप जानते हैं कि tan -1 जो है वो इस क्वाड्रेंट में भी आएगा, ये tan थीटा -1 ना इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल हम नहीं ले सकते। तो यूँ हमारे पास फिर जो पॉइंट बना वो क्या बने जिसका r जो है वो 2 का स्क्वायर रूट होना चाहिए, और एंगल चाहे आप -π/4 ले लें चाहे आप 7π/4 ले लें। अब ये कि पोलर कर्व कैसे बनाते हैं। पोलर कर्व बनाने के लिए ज़ाहिर है आपको पहले पोलर सिस्टम का ग्राफ पेपर बनाना पड़ेगा। ग्राफ पेपर में आपने ये देखा था कि हमारे पास दो जो है वो वेरिएबल्स हैं, दो कोऑर्डिनेट्स, एक r और थीटा। r जो है ये पोल से दूर हटने से बढ़ता है और पोल की तरफ मूव करते तो r कम होता है। इस तरह से जो थीटा है
पोलर एक्सिस पर 0 है, काउंटर क्लॉकवाइज मूव करते हो तो थीटा बढ़ता जाता है, जितने चक्कर काटते हैं बढ़ता जाएगा, और क्लॉकवाइज मूव करते हो तो थीटा कम होता जाता है। इस तरह से हमारे पास हर एक के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों डायरेक्शन मौजूद हैं और ज़ीरोज़ भी हैं। पोल और पोल के ऊपर जो है R 0 होता है, इस वजह से जो आपका जो भी पॉइंट है जिसके R 0 हो उसके एंगल जो मर्जी हो, एंगल जो मर्जी हो, ये पॉइंट हमेशा पोल पर लाई करेगा क्योंकि इसका R 0 है। ठीक है, इसी तरह से थीटा 0 हो तो फिर वो पॉइंट पोलर एक्सिस पर होगा, और R आप उसका जो भी ले लें, यानी आपका जो R 0 पॉइंट है जिसमें थीटा 0 और R कोऑर्डिनेट जो मर्जी ले लें, तो ये आपका पॉइंट हमेशा पोलर एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। तो आप जानते हैं कि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये चीज़ें देखते हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल कहाँ पे कांस्टेंट रहता है, दूसरा कहाँ पे कांस्टेंट रहता है। जैसे आप अगर एक्स एक्सिस पर मूव करें तो वाई आपका हमेशा कांस्टेंट रहता है, या किसी भी लाइन पर जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो उस पर वाई कांस्टेंट रहता है, तो वो हमारी वाई कोऑर्डिनेट लाइन कहलाती है। इस तरह से अगर आप वर्टिकल लाइन खींचे तो उस पर हमेशा एक्स कांस्टेंट रहता है, सिर्फ वाई वेरी करता है। हमारे पास कार्टेशियन सिस्टम में ऐसी लाइन ऐसी कर्व्स मौजूद हैं जिन पर मूव करने से एक वक्त में एक कोऑर्डिनेट वेरी करता है, दूसरा वेरी नहीं करता। तो इसी वजह से हमारा जो कार्टेशियन सिस्टम में ग्राफ पेपर होता है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ग्रिड लाइन से बना होता है। बहुत सारी हॉरिजॉन्टल लाइन भी बनी होती है, वर्टिकल भी बनी होती है, उनके दौरान स्पेसिंग के हिसाब से हम अपना स्केल बनाते हैं। इसी तरह से अब हम यहाँ देखेंगे पोलर सिस्टम में हम अपना ग्राफ पेपर कैसे बनाएंगे। ग्राफ पेपर बनाने के लिए पहले आपको वो लाइनें आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी जिन पर एक वक्त में मूव करने से एक वेरिएबल वेरी करे, एक कोऑर्डिनेट दूसरा वेरी ना करे। उसमें आपने देखा जैसे पोलर एक्सिस पर मूव करें सिर्फ R वेरी करता है, थीटा इस पर 0 रहता है। या आप कोई और लाइन कोई और लाइन खींचे जो पोल को ज्वाइन करते हो, आप इस पर मूव करें, अगर जब तक आप इस लाइन के ऊपर रहेंगे आपका एंगल चेंज नहीं होता है, अलबत्ता R वेरी करता है। इसका मतलब ये है ये जो इस तरह की लाइंस होंगी उन तमाम लाइंस पर अगर आप उनमें से किसी भी एक लाइन पर मूव करते हैं उस पर R वेरी करेगा, थीटा वेरी नहीं करेगा। तो इस तरह ये जो रेडियल लाइंस हैं ये आपकी कांस्टेंट थीटा लाइंस भी कहला सकते हैं कि इन पर थीटा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इस तरह से हमने वो लाइंस पहचान ली जिनके अलॉन्ग मूव करने से सिर्फ R वेरी करता है, थीटा कांस्टेंट रहता है। मसलन ये इस पर जाने से थीटा 0 रहेगा, इस वर्टिकल लाइन पर जाने से थीटा π/2 रहेगा। अगर आप इधर जाते तो इस पर थीटा पाई रहेगा, आप नीचे आते तो इस पर थीटा आपका 3π/2 रहेगा। इस तरह से आप इस पर आते तो थीटा 0 भी और इस पर थीटा 2π भी ले सकते हैं। ये बीच में अगर 45 का एंगल हो इस पूरी लाइन पर थीटा π/4 रहेगा। इस तरह से आप कांस्टेंट थीटा लाइंस जब भी ड्रॉ करें वो हमेशा रेडियल लाइंस होंगी। तो अगर आपने ऐसे पॉइंट लोकेट करने हैं जिनमें थीटा कांस्टेंट है लेकिन R वेरी कर रहा है, इसका मतलब वो सारे पॉइंट एक ही रेडियल लाइन पर आएंगे। तो एक तो ये बात होगी। अब हम चलते हैं कि जिसमें आपके पास R कांस्टेंट हो। R कांस्टेंट लाइंस कैसे बनती हैं, तो उसमें आप देखें तो R का तो बेसिकली फासला है पोल से। अब पोल से फासला अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक फासला ले लेता हूँ, मसलन मैं इतने फासले को इस लाइन के ऊपर 1 कह देता हूँ ना, पोल से यहाँ तक का फासला, और इस तरह से ये जो फासला है इसको फ़र्ज़ करें मैं 2 कह देता हूँ। इस तरह से फ़र्ज़ करें ये जो फासला फिर ये बीच में यहाँ पर 3 आ जाएगा और ये जो है पोल से ये वाला फासला 4 हो जाएगा। अब आप देखें अगर मैं यहाँ पर ये जो फासला मेरा 1 है, अगर मैं 1 रेडियस वाला सर्कल ड्रॉ करूँ, इस पूरे सर्कल के हर पॉइंट पोल से 1 के फासले पर रहेगा, लेकिन इस सर्कल पर मूव करने से थीटा आपका वेरी करेगा, थीटा 0 से 2π तक, फिर और जितने चक्कर काटेंगे थीटा वेरी करता रहेगा। इसका मतलब ये कि ये जो सर्कल बना है इसके ऊपर R कांस्टेंट रहता है हमेशा, इसके हर पॉइंट का जो R है वो सेम है। अगर आपने किसी एक पॉइंट का देखा कि उसका पोल से फासला 1 है, फिर इस सर्कल के ऊपर तमाम हर पॉइंट का पोल से फासला 1 ही रहेगा। यहाँ से यहाँ तक ले लें, इधर से ले लें, जहाँ पर भी ले लें 1 है, लेकिन एंगल वेरी करेगा। इसका मतलब कि वो लाइंस वो कर्व्स जिन पर थीटा वेरी करे लेकिन R कांस्टेंट वो सर्कल्स हैं। इस तरह से अगर आप ये लाइन लें, ये कर्व लें, तो इसके ऊपर R आपका 2 रहेगा क्योंकि इसका हर पॉइंट का फासला पोल से 2 यूनिट है, लेकिन इस पर थीटा वेरी करेगा। इट मीन्स के पोलर सिस्टम में जो सर्कल्स हैं इन पर R कांस्टेंट रहता है, सिर्फ थीटा वेरी करता है, और जो रेडियल लाइंस हैं उन पर थीटा कांस्टेंट रहता है और R वेरी करता है।
तो इस तरह से हमारा ये पोलर ग्राफ पेपर बन जाता है। अगर मैंने मसलन कोई भी ग्राफ स्केच करना हो, किसी पोलर फंक्शन या पोलर कर्व स्केच करनी हो, तो जिस तरह से वहाँ आपके पास ग्राफ पेपर कार्टेशियन सिस्टम का होता है जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती हैं, अगर मैंने पोलर सिस्टम में ग्राफ स्केच करना हो तो मेरा ग्राफ पेपर किस तरह का होगा, उसमें मेरे पास ये एक पोल हो जाएगा ओ, उसके बाद मेरे पास उसमें रेडियल लाइंस होंगी, जैसे ये है, ये हो गया, इसी तरह से फॉर एग्जांपल ये हो गया, ये सीधी लाइन है, ये है लाइन, इस तरह से मैं ये लाइन बना सकता हूँ, मैं ये लाइन बना सकता हूँ, ये लाइन बना, बस ये लाइन थीटा इक्वल टू 0, ये लाइन थीटा इक्वल टू π/4 है, ये लाइन थीटा इक्वल टू π/2, ये लाइन थीटा इक्वल टू 3π/4, ये लाइन थीटा इक्वल टू π है, ये लाइन थीटा इक्वल टू 1 2 3 4 5π/4, ये वाली लाइन 6π/4, ये वाली लाइन 7π/4, ये वाली लाइन 8π/4 यानी 2π। इस तरह से मेरे पास ये आ गई। अब फर्ज करें कि मैं इतने फासले को 1 कहता हूँ और इस फासले को मैं 2 कहता हूँ, इस तरह से इस फासले को फर्ज कर मैं 3 कह देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर ये वाला सर्कल प्लॉट करूँगा, ये कह दूँगा इस पूरे सर्कल के ऊपर r1 रहेगा, थीटा वेरी करेगा। इस तरह से मैं जब ये वाला सर्कल बनाऊँगा, इस पूरे सर्कल के ऊपर r2 रहेगा और थीटा वेरी करेगा। ये सर्कल बनाऊँगा तो इस पर r3 रहेगा और फिर थीटा वेरी करेगा। तो ये मैंने जो इस तरह से ये बनाया है, ये एक तरह से मेरे पास पोलर सिस्टम का ग्राफ पेपर बन गया। अब मसलन इस ग्राफ पेपर के ऊपर अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने अगर किसी पॉइंट को लोकेट करना हो, मसलन इस लाइन के ऊपर मैंने जैसे कहा कि इस पर थीटा आपका π/4 रहता है ना, और आपको रेडियस का पता चल गया है, ये इस सर्कल पर r1 रहता है, इस सर्कल पर r2 रहता है। अब मसला अगर मैं ये वाला पॉइंट लूँ, ये वाला पॉइंट, आप ये देखिए किस सर्कल पर, कितने रेडियस वाले सर्कल पर आता है और कितने थीटा वाली रेडियल लाइन पर आता है। आप देखें तो ये रेडियस 2 वाले सर्कल पर आता है, इसके लिए इस पॉइंट का रेडियल कोऑर्डिनेट 2 हो जाएगा, और इसके बाद इसका जो थीटा कोऑर्डिनेट है उसके लिए आप देखिए कौन सी थीटा लाइन पर आता है। तो ये थीटा π/4 लाइन है, ये थीटा π/2 वाली लाइन है, ये थीटा 3π/4 वाली लाइन है। इस लाइन के ऊपर हर पॉइंट के एंगल 3π/4 रहेगा, तो चूंकि ये पॉइंट इस लाइन पर आता है लिहाजा इसका एंगल यहाँ पर 3π/4 आ गया। तो यूँ मैंने इस ग्राफ पेपर के ऊपर जब ग्राफ पेपर बना लूँगा तो इसके ऊपर किसी पॉइंट को भी लोकेट करना मेरे लिए आसान हो जाएगा, उसके पोलर कोऑर्डिनेट्स बताना। तो ये इस तरह से हम यहाँ पर लोकेट करते हैं। अब ये है कि अब मुझे फॉर एग्जांपल कोई पोलर कर्व स्केच करनी है, तो पोलर कर्व स्केच करने के लिए ज़ाहिर है जिस तरह से आपके पास फंक्शन कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है कि आप एक वाई एक्सिस एक एक्स एक्सिस होता है, एक कोऑर्डिनेट को आप इंडिपेंडेंट एक को डिपेंडेंट ले लेते हैं। आमतौर पे आप उसे फंक्शनल फॉर्म में ज़ाहिर करते हैं, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स आपका इंडिपेंडेंट हो गया और वाई आपका डिपेंडेंट हो गया। इस तरह से अगर आप पोलर कर्व बनाते हैं तो पोलर में 2 कोऑर्डिनेट आर और थीटा है, तो आपको उसमें से एक को इंडिपेंडेंट एक को डिपेंडेंट लेना पड़ेगा। तो आमतौर पर अगर हम थीटा को इंडिपेंडेंट ले लें और आर को हम डिपेंडेंट लेते हैं तो हमारे पास जो फंक्शन बनेगा वो आर एज ए फंक्शन ऑफ थीटा यू बनेगा। ये एक्सप्लिसिट फॉर्म है फंक्शन की, पोलर फंक्शन की, और ये इम्प्लिसिट फॉर्म है जिसमें कि आर थीटा मिक्स। जैसे हम कार्टेशियन में भी जो इम्प्लिसिट फॉर्म है वो हमारी इस तरह की होती है कि वेरिएबल मिक्स होते हैं और हम उसे इक्वेशन की शक्ल में लिखते हैं। तो ये इम्प्लिसिट रिप्रेजेंटेशन है कार्टेशियन कर्व की। ये एक्सप्लिसिट है, ये इम्प्लिसिट है। इस तरह से ये पोलर कर्व की एक्सप्लिसिट रिप्रेजेंटेशन है, ये पोलर कर्व की इम्प्लिसिट रिप्रेजेंटेशन है। अब हम आते हैं पोलर ग्राफ बनाते हैं। मसलन ये पोलर इक्वेशन r इक्वल टू 2, इसका ग्राफ बनाना, तो आप इसे बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि इसमें r फिक्स है, इसका मतलब इसमें थीटा फ्री, थीटा आप जो मर्जी ले लो। अब आप इसका जब ग्राफ बनाएंगे जिसमें कि आपने r को 2 रखना है और थीटा को आपने जो है ना वो वेरी करवाना है, तो आपके पास ग्राफ कैसा बनेगा, यानी आपने ओरिजिन पोल से 2 यूनिट के फासले पर रहना, बस सिर्फ इतनी बात है। एंगल आप जो मर्जी ले लो, इसको मतलब कि आप यहाँ पर, मैं इसको साफ कर दूँ, आपके पास देखें तो यहाँ पर R2 किस पर रहेगा, ये सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस पोल से फासला, इसके हर पॉइंट का पोल से फासला 2 यूनिट है।
और इस पूरे सर्कल के हर पॉइंट पर आर फिक्स रहता है, आर इक्वल टू 2 है, इस वजह से ये सर्कल बन गया। तो हमेशा पोलर इक्वेशन में अगर आर कांस्टेंट हो तो आप समझो सर्कल होगा, अगर थीटा कांस्टेंट हो तो आप समझो कि वो रेडियल लाइन हो। तो आर इक्वल टू 2, ये 2 रेडियस, ऐसे समझिए ये आर रेडियस है, तो ये सर्कल है जिसका रेडियस 2 है। अब एग्जांपल 5 में देखो थीटा इक्वल टू 1, आपने इसका ग्राफ स्केच करना है। थीटा इक्वल टू 1 का मतलब थीटा फिक्स है, आर जो मर्जी ले लो, इसका मतलब आप पोल से मूव करोगे ऐसे एंगल पर जो एंगल 1 रेडियन का हो, ये एंगल हमेशा रेडियन में होता है। तो आप पोलर एक्सिस से 1 रेडियन का एंगल बनाओ, इस एंगल पर आप एक लाइन पोल से लाइन खींचो, इस लाइन के ऊपर अगर आप मूव करते जाओ, इस लाइन के हर पॉइंट पर आपका थीटा 1 ही रहेगा, यानी थीटा फिक्स रहता है। तो आपका आर बढ़ता जाएगा, इस साइड पर जाएंगे तो आर पॉजिटिव आएगा, जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर R2 है, यहाँ पर R3 हो गया। और अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो आर नेगेटिव रहेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में थीटा वही रहेगा जो पॉजिटिव डायरेक्शन वाला है, यानी R-1 और थीटा 1, R-2 थीटा 1, R-3 थीटा 1। तो ये जो लाइन आपके पास बनी है, ये लाइन बेसिकली थीटा इक्वल टू 1 का ग्राफ है। तो इस तरह से आपने सबसे पहले जो सिंपलेस्ट इक्वेशन थी, कोई एक कोऑर्डिनेट कांस्टेंट हो जाए, उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं वो आपने सीख लिया। आर कांस्टेंट का कि वो सर्कल होता है, थीटा कांस्टेंट वो रेडियल लाइन होती है, दोनों डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी और नेगेटिव डायरेक्शन। अब हम आते हैं एग्जांपल 6।